कक्षा 10 के प्रमुख टॉपिक त्रिभुज के अंतर्गत प्रमेय 6.1 का अध्ययन करते हैं। प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना है। देखिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ चरण का अनुसरण करना होता है। उसमें सबसे पहला चरण होता है दिया है, द्वितीय चरण आपका है सिद्ध करना है, और तृतीय चरण यदि आवश्यक है तो रचना होती है, और चौथा चरण आपका होता है उपपत्ति। हम इन्हीं 4 चरणों का अनुसरण करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसमें दिया है, क्योंकि इस प्रमेय का हल देखना है हमें, तो पहली टॉपिक हमारी होती है दिया है। और दिया है जो टॉपिक है, इसमें हम जो भी हमें प्रमेय में दे दिया गया होगा उसको लिखेंगे, लेकिन इससे पूर्व देखें, इस प्रमेय को पढ़ करके हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मतलब कोई एक त्रिभुज है जिसके एक भुजा के समांतर रेखा खींचनी है, और वो रेखा क्या करेगी, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, और जब प्रतिच्छेद करती है तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमें यहां पर दे दिया गया है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमने ये ड्रा कर लिया। ठीक, इसका नाम देते हैं, इसका नाम है ABC। ये त्रिभुज हो गया ABC। इसमें किसी एक भुजा, तो हम मान लेते हैं BC हमारी वो भुजा है जिसके समांतर हम रेखा खींच रहे हैं। तो BC के समांतर हमने एक रेखा ले लिया, ये आपका हो गया। इसका नाम देते हैं D और E। तो जब हमने एक त्रिभुज ABC बनाया और उसमें BC के समांतर DE खींच लिया, तो ऐसे में हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखें, प्रमेय ने हमें पहले से ही बताया है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर दो रेखाएं, एक रेखा है और वह रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही चीज हम यहां लिख लेंगे जो हमें दे दिया गया है। एक त्रिभुज ABC जिसमें DE भुजा BC के समांतर है। ठीक, ये हमें दे दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC जिसमें क्या है, जो DE है वो भुजा BC के समांतर है। ठीक, ये दिया है। नेक्स्ट स्टेप होता है सिद्ध करना है। हमें यहां पर जो सिद्ध करना होगा उसको हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, दूसरी टॉपिक हमारी होती है। इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे इसके समांतर हमने रेखा ये खींचा है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आप इसके बाद जो दो बच रही हैं वो है आपकी AB और AC। ये दोनों समान अनुपात में विभाजित होती हैं, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही सिद्ध करना है, तो इसी को लिख लेते हैं। सिद्ध हमें करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान दें, अगला स्टेप हमने बताया था रचना करना, यानी रचना, और रचना तभी करते हैं यदि आवश्यक होगा तो। अब ये देखेंगे कि जो हमें सिद्ध करना है, यदि उसके लिए रचना आवश्यक है तो रचना करेंगे, अदरवाइज रचना करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं, देखिए जो सिद्ध करना है वो है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यानी ये है, ये है और यह पद आ रहा है। और ध्यान दें, चूंकि यह एक त्रिभुज है, समांतर खींचने पर भी एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है। स्पष्ट है कि हमें इन भुजाओं को सम्मिलित करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल लेने होंगे, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लेना होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का यदि अनुपात लेना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें आधार पता होना चाहिए और लंब पता होना चाहिए। और ध्यान दें अगर, तो इस ऊपर वाले त्रिभुज में कोई भी लंब अभी नहीं है। स्पष्ट है, यदि हमें AD और AE अलग अलग आधार बनाने होंगे तो अलग अलग इन दोनों के लिए लंब भी होने चाहिए। तो हम इन्हीं दोनों पर लंब ड्रा कर लेते हैं। यानी रचना का स्टेप यहां से क्लियर हुआ, तो हम उसी
आधार पर यहाँ लंब ड्रा करते हैं। एडी पर लंब चाहिए तो पॉइंट ई से यहाँ लंब ड्रा कर देते हैं। ठीक, ये लंब हो गया, इसका नाम दे देते हैं यम, इसका नाम यम हो गया। और क्योंकि एई को भी बेस बनाना है सेकंड जो आपका राइट हैंड साइड है उसके लिए, तो यहां से भी लंब ड्रा कर देते हैं, ये भी हो गया, इसका नाम देते हैं यम। अब फिर ध्यान दें, नीचे आ रहा है डीबी, तो डीबी आने का अर्थ है कि एक ऐसे त्रिभुज बना लेना है जिसका बेस डीबी हो। तो अब ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे तो देखें तो क्या है, यहाँ चतुर्भुज बन रहा है, डी बी सी ई, ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज नहीं, हमें त्रिभुज को यहाँ पर लेना है जिससे हमारा ये पद सिद्ध हो जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि डीबी एक ऐसे त्रिभुज में आना चाहिए, डीबी को किसी त्रिभुज का बेस बनना चाहिए, ये चीज कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बी से ई को मिला देते हैं, त्रिभुज बन गया। देखिए अब ये डीबी भी एक त्रिभुज का हिस्सा हो गया, वो त्रिभुज बन रहा है डीबीई। लेकिन इसके साथ ही देखें तो दूसरा जो आपका है वो ईसी बेस लाना है, ये भी त्रिभुज बनना चाहिए, त्रिभुज बन चुका है। लेकिन हमें साथ ही साथ यह बीसी जो है इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं इंक्लूड करना है, वो चीज हम ये कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ स्टेप लाने हैं उसके लिए ईसी को इंक्लूड नहीं करना है, उभयनिष्ठ चीजों को इंक्लूड करना है जिससे वो बाद में कैंसिल हो जाए। तो एक काम और करते हैं, डी से। अब देखिए इसमें जो हमने रचना किया है उसको हम लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है रचना। रचना क्या किया हमने, रचना हमने किया है, देखिए ई से हमने एडी पर लंब डाला है ईएम, और हमने साथ ही साथ डी से एई पर लंब डीएन डाला है, हमने डी से सी को मिलाया है, डी से ई को मिलाया है। ठीक, तो यहां लिखेंगे बी व डीसी को मिलाया। ठीक, ये मिलाया हमने, और साथ ही साथ हमने लंब ड्रा किया है, यानी तथा ईएम लंब एडी, और क्या किया हमने, लंब इस पर भी डाला एई पर, कौन सा, डीएन, यानी डीएन लंब एई खींचा। ठीक, ये हो गया, हमें जो हमने रचना किया है वो चीज हमने लिख दिया। अब जो अगला स्टेप है वो है उपपत्ति। तो आइए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में ये चौथा और अंतिम चरण होता है उपपत्ति। उपपत्ति में अब वही चीज हम जो यहाँ हमारा प्रमेय कह रहा है उस चीज को हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमेय हमारा क्या कह रहा था, वो चीज हमने यहाँ सारी चीजों को लिख लिया है, ये चीज हमें दे दिया गया है, ये हमें सिद्ध करना है और ये हमने रचना किया है। अब ध्यान दें, हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एडी बटे डीबी लाना है और राइट हैंड साइड में एई बटे ईसी लाना है। हमने पहले भी एक चीज उल्लेख किया है अभी कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों को लेंगे, तो कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर एडी को लाना है तो कौन सा त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज एडीई लेना होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर उपपत्ति में सबसे पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, और ध्यान दें तो एडीई का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास है, एक बार बेस को एडी मान लें, एक बार बेस को एई मान लें। तो ध्यान दें यहाँ एडी बटे डीबी है, यहाँ एई बटे ईसी है। इस पक्ष के लिए हमें यदि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें एडी को इंक्लूड करना है, यानी उसे एडी को लेना है हमें। और जब हम कहें इस पक्ष के अंश को निकालना है तो उसमें एई को लेना है। तो पहली बार में हम जब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालना है तो एडी का जो पार्ट है उसको लेंगे। तो इसमें देखें एडी को अगर बेस बना ले तो लंब आपका हो जाएगा ईएम, क्योंकि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार होता है, या आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे लंब। तो आधार देखें कितना है, तो 1/2 आधार, हमने कहा आधार इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, लेकिन लाना हमें एडी है तो हम इसको मान रहे हैं। तो ये हो गया एडी आपका आधार, और लंब हो गया यहाँ पे ईएम, एडी पर लंब है ईएम, तो ये हो गया ईएम। ठीक, तो अब एक चीज देखें, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है एडी बटे डीबी, उसमें एडी तो इसमें आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें डीबी आए। तो डीबी किस में आएगा, इस त्रिभुज में। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, यानी डीबीई का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसमें आपका बेस डीबी बन सकता है। तो यही करते हैं, यानी अब जो है त्रिभुज
डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल देखें तो इसमें भी 1/2 आधार गुणे लंब होता है, यानी 1/2 आधार की बात करें तो इसको हम आधार मान ले रहे हैं डीबी को, तो ये तो आधार हो गया। तो अब लंब कौन सा होगा, तो लंब देखिए इस त्रिभुज के लिए जो लंब है वो आपका इस त्रिभुज के आधार डीबी के बाहर पड़ रहा है, यानी ईएम। इस त्रिभुज के लिए भी लंब आपका ईएम ही है, तो उसी को ही लेते हैं और वो साथ ही साथ उभयनिष्ठ भी हो जाएगा, तो हमें आसानी रहेगी, यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा आसानी से। इसीलिए ये कह सकते हैं कि हमने जो लंब ईएम इसमें लिया है उसी को लंब यहाँ पे भी, चूंकि उभयनिष्ठ भी बन रहा है तो उसी को आसानी से ले भी सकते हैं। तो 1/2 डीबी गुणे ईएम, ये आपका हो गया गुणे ईएम, ये आपका है लंब यानी ईएम हो गया। ठीक, अब देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है AD/DB, अनुपात आ रहा है दोनों का। और देखें अभी हमने निकाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसमें AD है और इसमें DB है, तो यदि इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से भाग दे दें तो AD/DB बनेगा। तो वही करते हैं ये, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज दूसरा आपका DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर इसको रखेंगे तो 1/2 गुणे AD गुणे EM और नीचे यहाँ बन रहा है 1/2 गुणे DB गुणे EM। देखें यहाँ 1/2 कैंसिल हो गया, EM और EM कैंसिल हो गया, आपको मिल गया AD/DB। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम बराबर AD/DB, इसको हम रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, राइट हैंड साइड लाना है और उसको इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार स्टेप को अपनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इसी ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें हम आधार को AE मानेंगे, और दूसरी स्थिति में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ECD का जिसमें हम बेस को EC मानेंगे। तो वही काम करते हैं, यानी इसी प्रकार त्रिभुज AED या कहें ADE का क्षेत्रफल बटे, भाग भी देते चल रहे हैं, थोड़ा स्टेप को शार्ट कर रहे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, भाई इस बार हमें AE लाना है तो बेस AE मान रहे हैं तो AE बेस हो गया, तो लंब DN हो गया, यानी ऊपर हो गया 1/2 गुणे AE गुणे DN। अब दूसरा देखें अनुपात का, ECD है, इसके बेस की बात करें तो इसका बेस EC लेते हैं, तो इसका भी लंब बाहर जा रहा है DN, तो यहाँ हो गया 1/2 गुणे EC गुणे DN। देखें यहाँ पे तो DN कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, बराबर आपको मिल गया AE/EC, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दें कि हमें जो सिद्ध करना है वो यही है कि समीकरण 1 2 के बराबर हो जाए। यदि हमने समीकरण 1 को 2 के बराबर दिखा दिया तो जो हमें सिद्ध करना था वो स्टेप में मिल जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि ये बराबर कैसे होगा, तो ध्यान दें इस दोनों समीकरणों के 1 और 2 के जो अंश हैं वो समान है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी है और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी है, दोनों क्षेत्रफल समान होंगे क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है। और नीचे देखें तो इसमें त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है, तो इसमें त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल है। अब यदि ये भी क्षेत्रफल बराबर हो जाए, यानी अंश जो हर में इसके त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिया गया है यदि वो भी बराबर हो जाए तो निश्चित है समीकरण 1 और 2 बराबर होगा, और यदि बराबर हो जाएगा तो हमें जो सिद्ध करना है वो हमारा सिद्ध भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दो त्रिभुज जिन्हें हमें बराबर दिखाना है। एक तो है त्रिभुज DBE, ये वाला त्रिभुज, इसको मैं कलर कर दे रहा हूं, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। ये त्रिभुज, और साथ ही साथ इसके बराबर कौन सा दिखाना है, दूसरा है ECD, ये वाला त्रिभुज।
ये जो कलर किया है इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर दिखाना है। क्या है ये? तो एक चीज आपको स्मरण कराना चाहूंगा, कक्षा 9 में एक परमीय आपने पढ़ा है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज एक उभयनिष्ठ आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हों तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। उसी प्रमेय को अगर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विचार करें तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं यानी त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD, ये दोनों का उभयनिष्ठ आधार DE है और साथ ही साथ ये दो समांतर रेखा DE और BC, DE और BC क्यों समांतर है? प्रश्न ही हमारा कह रहा था DE भुजा BC के समांतर है, ये दे दिया गया है प्रमेय में ही, तो ये समांतर भी है। तो उभयनिष्ठ आधार भी हो गया और दो समांतर रेखाओं के बीच भी ये है, स्पष्ट से सीधे सीधे प्रमेय अप्लाई हो रही है, तो ये दोनों बराबर भी होंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBE व त्रिभुज ECD एक ही आधार या कह सकते हैं उभयनिष्ठ आधार, तो एक ही आधार DE तथा दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखा? DE और BC, DE और BC के बीच बने हैं अतः क्योंकि ऐसा है तो प्रमेय सीधे अप्लाई होगी, यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज, दूसरा है ECD का क्षेत्रफल। दिस इज रिलेशन नंबर 3। देखिए रिलेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर विचार अगर करें तो फर्स्ट और सेकंड पर पहले विचार करें तो दोनों का अंश बराबर है और अगर थर्ड को भी इंक्लूड कर ले तो हर भी बराबर है दोनों के। स्पष्ट है कि ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, यानी समीकरण, इसको मिटा के मैं यहां लिख रहा हूं, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा? 1, 2, 3 से स्पष्ट यह है कि समीकरण 1 का जो अनुपात है वो 2 के बराबर है, तो इससे इसका मतलब मिल गया कि AD बटे DB बराबर हो गया AE बटे EC। यही हमें सिद्ध करना था, हमारा ये स्टेप था जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, वो हमें मिल चुका है। तो इसके बाद चरण अब हमारे समाप्त होते हैं और यहाँ लिखा जाता है इति सिद्धम, या इसी को अंग्रेजी में प्रूव्ड कहते हैं।